बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जी आज का लेक्चर जो नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रेप्टाइल का। और इसके बाद पहले हमने फिश का चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर डॉक्टर रिजवान साहब आपको पढ़ा रहे हैं और ये थर्ड चैप्टर फाइनल था रेप्टाइल्स का। तो ये जो है इसके मतलब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जी हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर जो 14 है रेप्टाइल्स का, वो आज हम स्टडी करेंगे कि रेप्टाइल्स क्या है। तो सबसे पहले ये रेप्टाइल होता क्या है। रेप्टाइल कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके जो है ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल है जिसकी ड्राई स्किन है और उसके ऊपर रफ जो है स्केली स्केल्स पाए जाते हैं। और इसकी मैंने आपको बताया कि जी रफ स्किन होती है और इसके अंदर जो है लंग्स भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड है और इसके अंदर बैकबोन पाई जाती है। और इनके अंदर एक स्पेशल टाइप्स के एग्स हैं जिनको हम एमनियोन्स एग्स कहते हैं, जो कि पहले वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर एमनियोटिक एग पाए जाते हैं। इससे पहले जितने भी हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम नॉन एमनियोट्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है एमनियोटिक एग नहीं पाए जाते। और ये जो है आगे रेप्टाइल, आगे बर्ड्स, फिर आगे मैमल, ये तीन ग्रुप ऐसे हैं कि जिनको हम एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब इनके अंदर रेप्टाइल के अंदर देखो तो चार मेजर ग्रुप हैं, चार तरह के ऑर्गेनिज्म में मेन तरह के। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल एंड स्नेक्स, ये चार तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। हम पढ़ेंगे, ये लिखा भी हुआ है, कई सारे नाम हैं इनमें से। कई सारे जो मोस्टली इनके रेप्टाइल जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मगर जो मौजूदा एक्सटिंक्ट है हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरे अर्थ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एमनियोटिक एग, ये पहले वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर एमनियोटिक एग्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी हमने बात की। अच्छा, एमनियोटिक एग होते क्या हैं? एमनियोटिक एग क्या है, मतलब ये है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती हैं जो एक से ज्यादा है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी एग्स के गेस में पहले जो है नॉन एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स हैं जैसे फिशेस वगैरह, उसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन है एग्स के जो एग को सराउंड करती है। मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। ये देखें कि एम्ब्रियो है और इसके ये जो है समझ लें कि इसके अलावा दो तीन इसमें अंदर मेम्ब्रेन है। उसके अंदर सबसे पहले ये देखें जी एमनियोन मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है इसके इर्द गिर्द। ठीक है, अब इसके अलावा जो है दूसरी मेम्ब्रेन आप ये देखें जी, ये है कोरी एलेंटोइस। एलेंटोइस ये दूसरी एक मेम्ब्रेन है इसके सराउंडिंग में जो इसको कवर करती है। अब तीसरी मेम्ब्रेन है कोरियोन, ये तीसरी मेम्ब्रेन है। और इसके बाद जो है वो प्रोटीन एल्बुमिन पाई जाती है। ठीक है, जो इसको इसके जो तो ये इन तीनों मेम्ब्रेन का काम क्या है, एक तो इसको जो क्या लें कि जो हमारा एम्ब्रियो है इसको डेजिकेशन से, वाटर की शॉर्टेज से बचाना है। दूसरा, एम्ब्रियो को कुशन करना है। कुशन मीन कि इसको कोई ऐसा कह लें कि झटका ना लगे, उसको सॉफ्ट रखना है, उसको किसी भी जर्क से बचा के रखना है। और इसके अलावा ये हेल्प आउट करती हैं गैस ट्रांसफर के अंदर और स्टोर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। जो वेस्ट मटेरियल जो इसका होगा, तो जो भी मटेरियल ये स्क्रीट करेगा एम्ब्रियो, उसको इसमें स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर होगा। और इसके अलावा जो है ये देखिए आप योग है, और योग के अंदर योग सैक है, योग सैक के अंदर योग होती है, और ये मीन जो स्टोर्ड फूड है जिसको इसने कंज्यूम करना है। इसके अलावा जो है जो एल्बुमिन प्रोटीन है जिसके जिसको सराउंड करती है, वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, वो भी एम्ब्रियो के लिए। तो इस तरीके से जो है यॉर्क भी एम्ब्रियो, ये देखें ये यॉर्क सैक के अंदर यॉर्क है वो भी इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं एम्ब्रियो को, और जो एल्बुमिन है वो भी प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से ये पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने लाइफ के ऊपर, टेरेस्ट्रियल के ऊपर, पानी से दूर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो है रहना सीखा है। इसके अंदर और कई सारी अडेप्टेशन हैं जो कि इसको एक टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए आइडियल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। वो एक इम्परवियस जो है स्किन है, ये चीज कोई चीज इसकी स्किन के क्रॉस नहीं करती। जैसे कि आपने पिछला ऑर्डर पढ़ रहे होंगे एम्फीबियन, एम्फीबियन जो है उसमें गैस ट्रांसफर भी होती है, उसमें से वो जो है उसकी स्किन मॉइस्ट रहती है। ठीक है, तो वो उस तरह की स्किन, क्योंकि स्किन में से वो परवियस है यानी कि उसके आर पार चीजें मूव कर जाती हैं, मगर इसकी स्किन ऐसे नहीं है।
कि वो इम्परवियस है कि ये इवन कि कई सारे रेप्टाइल ऐसे हैं कि वो अपनी स्किन के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा हॉर्नी नेल्स हैं, ये हॉर्नी नेल से कई सारे काम लेती है, उससे जमीन को खोदती भी है, क्लाइंब भी करते हैं। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन किडनी, तो ये इनके अंदर आपने पीछे फिशेस में देखें तो वो जो है अमोनिया पैदा करते थे, वाटर कंजर्वेशन नहीं थी। इसके अंदर जो है वाटर कंजर्वेशन ज्यादा है, और ये ऐसी किडनी जो है जो मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा इसके बड़े बड़े लंग्स हैं, और ये इसके अंदर कई सारी अडेप्टेशन है। इसके अलावा आपको बुक में भी यही लिखी हुई। तो हमने आपके बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये बुक्स के ही मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए, तो बुक्स पढ़ लें, ये प्रेजेंटेशन पढ़ लें, बाकी सेम है। सिर्फ ये है कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको समझाने के लिए कई सारी साथ में तस्वीरें भी ऐड कर दी हैं, जिससे आपको हेल्प आउट होगा ये चीज़ों को जो बीच में लिखी हुई है आपकी किताब में, इनको अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले कि रेप्टाइल के देखें तो 3 क्लासेस हैं, क्लास एनेप्सिडा है, क्लास डाई एप्सिडा है, तीसरी क्लास है साइन एप्सिडा। तो ये 3 क्लासेस हैं, इन तीनों का हम ब्रीफ सा देखते हैं, बाकी आगे चलते हैं डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्लास एनेप्सिडा को देखते हैं। ए का मतलब होता है एन, का मतलब एनेप्सिडा, एन जो उसका मतलब है विदाउट, जो है आर्च, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि इसकी जो स्कल के बुनियाद पे हम डिफरेंशिएट करते हैं तीनों क्लासेस को। तो इस स्कल में ये देखें जी, ये स्कल के अंदर इसके डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, ठीक है। ये ओपनिंग तो तीनों में है ना, ये ऑर्बिट आपको राउंडेड सी ओपनिंग नजर आ रही है, ये तीनों क्लासेस में सेम है। इसके अलावा जो है क्लास एनेप्सिडा में देखें तो इसमें ये लेटरल जो है ओपनिंग कोई भी नहीं है, इसके अलावा ऑर्बिट के अलावा यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। क्यों कि ये ओपनिंग में से ये जिसके जो जाज के मसल्स होते हैं, ये इसके जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इनके अंदर पाए जाते हैं, इसके जॉज के मसल जो हैं वो इन सुराखों से, इन ऑर्बिट से, इन लेटरल ओपनिंग से बाहर आके, तो जो क्रेनियम है, जो इसकी खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर वाली साइड पे जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये इनको मुंह, जो इसकी माउथ की मूवमेंट है, ठीक है, और जबड़ों की मूवमेंट है, ये बड़ी एफिशिएंट मूवमेंट है। क्यों कि इसके जो जबड़े के जो मसल्स हैं वो स्किन के, या आप कह लेंगे ये क्रेनियम के इंटरनल साइड पे नहीं जुड़े, बल्कि ये जो लेटरल ओपनिंग है यहाँ से बाहर आके यहाँ पे क्रेनियम पे जुड़े हुए हैं मसल, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर जो है इस तरीके के ये लेटरल ओपनिंग, ये टेम्पोरल ओपनिंग, या इसी ओपनिंग को फेनेस्ट्रिए भी है, लेटरल लेग ओपनिंग या फेनेस्ट्रिए, ये भी इसी का नाम है। तो इसके अंदर ऐसी कोई ओपनिंग नहीं है टेम्पोरल रीजन के अंदर। इसकी जो कन पट्टी के अंदर, इसकी जो साइड के ऊपर आप देखें, आपको कोई ऐसी जो है ऐसी ओपनिंग या फेनेस्ट्रिए नजर नहीं आ रहे। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो टर्टल होते हैं। तो टर्टल इसी बुनियाद के ऊपर, इसकी खोपड़ी की स्किन के ऊपर कई सारी रिसेंट जो रिसर्चेज हैं, इसकी लीनिएज को जब स्टडी किया जाता है तो कहते हैं कि जी ये दूसरे रेप्टाइल से ये जो टर्टल है ये मुख्तलिफ है, इसका क्लोज रिलेटिव नहीं है, मगर ये है कि इसी के अंदर जो है कई सारी क्लासिफिकेशन इसी को इकट्ठा रखते हैं, इसके साथ ही रेप्टाइल में ही रखती हैं, ठीक है। ये तकरीबन इसके जो एविडेंस देखें लीनिएज के, एनेप्सिड की, इसका एविडेंस हमें 245 मिलियन ईयर ओल्ड जो हमें फॉसिल्स मिले हैं साउथ अफ्रीका से, उनसे इसका जो मिलता है कि ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। अच्छा, अब जो है दूसरी क्लास है हमारी डाई एप्सिडा। डाई का मतलब होता है टू, कि डाई का मतलब क्या होता है, टू। इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, एक लोअर ओपनिंग होती है और एक अपर ओपनिंग। ये देखें, ये अपर ओपनिंग, इसको उसने कहा हुआ है डॉर्सल टेम्पोरल ओपनिंग, या इसको आप फेनेस्ट्रिए भी कह देंगे। और दूसरा जो है ये लेटरल ओपनिंग है, मीन कान पट्टी के अंदर उसके साइड के ऊपर है, और ये एक ओपनिंग है, ये डॉर्सल साइड पे हेड में ऊपर की साइड है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर जो है इसको कई सारे जूलॉजिस्ट मजीद दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक क्लास में डिवाइड करते हैं लपीडोसारिया और दूसरा आर्कोसारिया, ठीक है। लपीडोसारिया के अंदर ये डाइवर्स ग्रुप है, इसके अंदर बड़ी सारी आगे मजीद कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें स्नेक भी इसी में शामिल है, लिजर्ड भी इसमें शामिल है, तातारस भी इसी के अंदर शामिल है। ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म। आर्कोसारिया की बात करें तो आर्कोसारिया के अंदर जो है डायनासोर इन्वॉल्व थे, यानी कि इसके अंदर डायनासोर आते हैं, मगर डायनासोर जो हैं इनके अंदर बड़ी सारी एवोल्यूशनरी चेंजेस आती रही,
स्पेशली मीजोजोइक एरा के अंदर इनके अंदर जो है बड़ी एक एवोल्यूशन हुई और वो फैलते गए। इसके बाद ये जो है मोस्टली जो है एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये मोस्ट जितने भी आर्थ्रोसार्स थे वो सारे अब जो हैं जो इसके अंदर आते थे, यानी कि इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें आती थी वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। इनको हम आर्कोसार या इस क्लास को आर्कोसारिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो लिविंग आर्कोसार अभी भी मौजूद है वो अभी क्रोकोडाइल है सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो अभी भी सर्वाइविंग है, जो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, वो है ये क्रोकोडाइल। इसलिए जो है कई सारे जो लिविंग ऑर्को जो आर्कोसार्स और बर्ड को इकट्ठा रखते हैं, यानी कि ये जो बर्ड्स को डायनासोर का रिलेटिव माना जाता है, समझे कि ये जो बर्ड्स हैं ये डायनासोर के ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो इसके अलावा ये दूसरी क्लास है, इसकी आपकी खोपड़ी कल देख सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम इसको इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर टू लेटरल ओपनिंग है हेड के ऊपर ऑर्बिट के अलावा, उनको हम इन दोनों क्लासेस में रखते हैं। लपीटोसारिया मैंने कहा ये डाइवर्स क्लास है, आर्थोसारिया ये मोस्टली जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरी जो है तीसरी क्लास है साइनेप्सिडा। तो साइनेप्सिडा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन लेटरल ओपनिंग है, ऊपर साइड पे नहीं है, डोर्सल साइड पे सिर्फ लेटरल साइड पे एक ओपनिंग है टेम्पोरल रीजन के अंदर, इसकी स्कल के अंदर ऑर्बिट के अलावा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, क्योंकि इससे आगे ये समझा जाता है कि ये ऐसा ग्रुप है जिन्होंने आगे टेरेप्सिड हैं जिनसे आगे मैमल्स बने। तो ये है, ये आपकी किताब की स्क्रीनशॉट्स है, वहां से भी पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, एक ही बात है आपको। अच्छा, अब ये है जी हमारी क्लैडोग्राम क्लैडिस्टिक्स जो हैं, क्लैडिस्टिक्स में आपने ये देखें कि साइनेप्सिडा से ही हम समझते हैं कि आगे जो मैमल्स बने जिनको हम साइनेप्सिडा के अंदर इस क्लास के अंदर रखते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को एमनियोट्स और एमनियोट्स के अंदर डाइएप्सिडा के अंदर रखा गया। इसमें मजीद लपीडोसारिया है, लपीडोसारिया के अंदर ये देखेंगे ये डाइएप्सिड स्कल्स है, ठीक है, जिसके अंदर दो सुराख हैं। तो इसके अंदर गेको है, लिजर्ड है, एम्फीबिनिया है, स्नेक्स है, लिजर्ड लीनिएज आते हैं, ये सारी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आती हैं लपीडोसारिया क्लास के अंदर। उसके आगे मजीद आगे ऑर्डर है, इसका क्लास के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर सुक्वामेटा के अंदर आते हैं। इसके बाद इसी डायसीडा के अंदर टेस्टोडोमाइन ये जो मैं कहते हैं कि ये एक क्लास है जिसको हम एनएफसीडा कहते हैं, एनएफसीडा कहते हैं जो है। इसके अंदर सिर्फ टर्टल आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है लूज ऑफ स्कल ओपनिंग है, इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, तो इसको हम जो है एनएफसीडा जो तीसरी क्लास है रखते हैं। इसके अलावा आर्कोसारिया में मैंने कहा कि ये क्लास है और इसके अंदर आगे डायनासोरिया है, तो डायनासोरिया ऑर्डर है और ये इसकी क्लास है। इस क्लास में मैंने कहा कि ये देखें जिनके साथ ये एरो का निशान लगा हुआ है, मतलब ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए, सिर्फ ये एक क्रोकोडिलिया ये एक क्लास है जो कह लें कि सब क्लास है जो बची हुई है, अभी भी सर्वाइविंग है। तो अच्छा, इनका जो क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन है एमनियोटिक लीनिएज कर लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये एमनियोटिक लीनिएज क्या है, मोनोफाइलेक्टिक है। मोनोफाइलेक्टिक का मतलब ये है कि इन सब का एंसेस्टर सेम है। किस किस का, बर्ड्स का, मैमल्स का, रेप्टाइल का, यानी कि जो आगे जितनी भी क्लासेस है ना, ये रेप्टाइल है, इसके बाद बर्ड्स हैं, इसके बाद मैमल, तो इन तीनों क्लासेस का कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। तो ये जो क्लैडिस्टिक एनालिसिस का एक बेसिक रूल है कि जिनका एंसेस्टर सेम होगा उनको आगे हम सेम क्लास में रखेंगे, सेम टेक्सॉन के अंदर रखेंगे, तो ये आगे सेम ग्रुप के अंदर रखेंगे। मगर ये है कि ये बर्ड्स और मैमल ये भी इनका कॉमन एंसेस्टर दो कि रेप्टाइल के साथ ये, मगर जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है बर्ड्स और मैमल को रेप्टिलिया क्लास के अंदर नहीं रखती, इनको उन्होंने सेपरेट क्लास बनाई हुई है। एवियर जो एव्स की क्लास है या मैमल की मैमेलिया क्लास है, उनके अंदर अलग से हैं। हालांकि जो क्लैडिस्टिक के रूल के मुताबिक ऐसा है कि इसको क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम है, मोनोफाइलेक्टिक है, और इन तीनों का एंसेस्टर सेम है, तो इसके रूल्स के मुताबिक, इस एनालिसिस के मुताबिक इनको एक ही क्लास में रखना चाहिए। मगर जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो इस वक्त एक्सेप्टेड है या जो चल रही है, उसमें इसको रेप्टिलिया में नहीं रखती, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन है वो ये कहती है कि बर्ड्स को भी रेप्टाइल के साथ, स्पेशली जो रेप्टाइल में आगे जो हमने पढ़ा कि ऑर्डर डायनासोर है,
इसके ये रिलेटिव है, इसके ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है बर्ड्स और डायनासोर। इसी तरीके से ये क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन है वो मैमल और एंशिएंट सिनेप्सिड जो रेप्टाइल्स में आपस में क्लोज रिलेटिव क्लोज रिलेशनशिप है, या कह लें कि आपस में काफी करीब है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, कई सारी चीजों के हिसाब से। ये इंटरप्रिटेशन है जो क्लैडिस्टिक डायग्राम की बुनियाद पे, जैसे कि ये डायग्राम है, इसी से हम कहते हैं सिनेप्सिडा से आगे मैमल बने इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। मगर जो आगे दूसरी इंटरप्रिटेशन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक, हमने ये क्लासिफिकेशन ये पहले चैप्टर में पिछली क्लास में जब पिछले दफा सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, दो तरह की जो इंटरप्रिटेशन हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब। तो दूसरी तरह की जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस ग्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन को नहीं मानते, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैमल्स में और बर्ड में कई सारे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मार्फोलॉजी जो उसकी फिजिकली जो नजर आती हैं, या बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स, या कई सारे जो उसके इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन इन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे ये मैमल और बर्ड रेप्टाइल से किसी सूरत नहीं मिलते। हालांकि जो क्लैडिस्टिक डायग्राम हैं या क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन है वो उनके दरमियान काफी क्लोज रिलेशनशिप बताती है। मगर जो एवोल्यूशनरी स्टैटिस्टिक है, जो एवोल्यूशन को देख के जो है ऑर्गेनिज्म के आगे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उनमें ये जो है वो कहते हैं कि इनके सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरली और इकोलॉजिकली। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि जी वो तो आपने देखें जी रेप्टाइल क्या है, वो कोल्ड ब्लडेड है, जबकि ये देखें और उनमें फीदर भी नहीं, उनमें स्केल्स हैं। जबकि बर्ड्स में देखें तो इनमें फीदर्स हैं और एंडोथर्मी है। एंडोथर्मी मीन कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड है, तो इसलिए इनको इन्होंने सेपरेट किया। इसी तरह का मैमल में कहते हैं कि मैमल के अंदर हेयर भी होते हैं, जबकि रेप्टाइल में स्केल हैं। मेमोरी ग्लैंड होते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड नहीं होते। एंडोथर्मी ये वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मिक अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जबकि रेप्टाइल नहीं कर सकते। तो इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स पे एनिमल को भी सेपरेट कर देते हैं, यानी कि इनको अलग अलग क्लासेस में रखें। और अब कहेंगे जो एक्सेप्टेबल कौन सी है, जो चल कौन सी रही है। तो जो क्लासिफिकेशन जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक वाली है कि उन्होंने जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया, तो वो पांचों में ही है एक्चुअली। ये जो मेन ट्रू वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको 5 क्लासेस में ही रखा हुआ है। फिश के अंदर आगे जो है फीमियल, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, 5 ये क्लासेस हैं। इन करेक्टरिस्टिक ये करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि जी बर्ड्स और मैमल जो हैं वो सेपरेट क्लासेस हैं, ये रेप्टाइल वाली क्लास में नहीं रख सकते इनको। इसलिए कि ये एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में है, ये इनको इंपॉर्टेंट करेक्टर बताती है, और इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे टैक्सोनॉमी के अंदर, सिस्टमैटिक्स के अंदर इन दोनों क्लासेस को सेपरेट रखा गया फ्रॉम रेप्टाइल से। तो ये दो तरह के व्यूज हैं अबाउट जो इनके में रेप्टाइल्स के और इसके क्लोज रिलेटिव के बारे में। अब बात आती है कि रेप्टाइल हैं क्या। रिप्टाइल के बारे में आते हैं ना, ये क्लास के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। रिप्टाइल में क्या है, रिप्टाइल क्या है? रेप्टील मीन टू क्रॉल, इसका मतलब होता है क्रॉल। तो ये क्रॉलिंग वर्ड से निकला है कि ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म है या ये क्रीपिंग करते हैं कि जमीन के ऊपर रेंगते हैं, या क्रॉलिंग करते हैं कि इनकी छोटी मोटी लेग्स हैं उनके साथ ये करते हैं। दूसरा ये पेकुलर थर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो इनका टेम्परेचर। इनमें से कुछ जो है टेरेस्ट्रियल है जो जमीन वगैरह के रहती है, बाकी काफी सारे जो हैं या कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ समुद्री पानी में रहते हैं। इसमें सवाए टॉर्टाइज के, टॉर्टाइज क्या है? हर्बीवोर्स हैं, ये ग्रास वगैरह खाते हैं। बाकी सारे रेप्टाइल जितने भी हैं या वो कॉर्निवोर्स हैं, जमीन गोश्त खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, या इंसेक्टिवोर्स हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। सिर्फ जो है ये टॉर्टाइज हैं, ये टेरेस्ट्रियल है, और ये ग्रास भी खा लेते हैं। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे आ गए, तो यहाँ से एक एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएं और आगे तस्वीर में देखते जाएं कि जी वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इससे पहले इनका एलोंगेटेड लेटरली कंप्रेस बॉडी होता है, ये लंबा सारा होता है और साइडों से जैसे प्रेस नहीं हुआ होता है उस तरह का जो है वो बॉडी होता है इस शेप में, और लंबा सारा होता है। ठीक है, तो ये आप देखें, आप कोई भी उसको उठा के तो ये देखें आपको लंबे लंबे जो है ये नजर आएंगे, क्योंकि साइडों से प्रेस और एलोंगेटेड सा इनका बॉडी नजर आएगा। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि स्कल विद 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है। ऑक्सीपिटल कंडाइल मीन कि ये ऐसी सरफेस है
ऐसी चीज है स्कल की बैक साइड में जिसके साथ पहला वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा होता है ना, वो इस ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ जुड़ा होता है। तो ये एनिमल के अंदर आप गौर करें, ये देखें ऑक्सीपिटल ये स्कल है और स्कल की बैक साइड में सिर्फ वन ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है जिसके साथ आगे वर्टिब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा जुड़ा होता है, और इस तरीके से फिर पहले के साथ दूसरा तीसरे के साथ पूरा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा होता है। ठीक है, जब भी हम बात करें मैमल की, जैसे आप इंसानों की बात कर लें, तो इंसानों की स्कल की बैक साइड से दो ऑक्सीपिटल या डबल ऑक्सीपिटल कंडाइल निकलते हैं, और वो आगे हमारे जो है जो दोनों जो है फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम को हमारे स्कल के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अगर वर्टिब्रल कॉलम में देखें ना, तो वो दो नालियां होती हैं, एक नाली नहीं दो नालियां सी हैं, और ये मैमल में तो ये इनके अंदर एक होता है कि वो एक ही पार्ट है ऑक्सीपिटल से कंडाइल कहते हैं जिसके थ्रू फर्स्ट वर्टिब्रा जुड़ा हुआ है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी हम बात करें तो कैराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल, तो इनके अंदर जो है एपिडर्मल स्केल होते हैं, जबकि आपने फिश में पढ़ा था डर्मल स्केल, यानी कि ये आप देखें गौर करें तो ये देखें ये ऊपर वाली सरफेस को हम क्या कहते हैं, जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है इसको हम कहते हैं एपिडर्मल, और उससे जो नीचे थी उसको हम क्या कहते हैं डर्मस, डर्मस स्किन कहते हैं। ये लिविंग स्केल होती है, ये इसके अंदर लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो स्केल हैं वो एपिडर्मल नेचर के हैं, और उसके ऊपर फिर एक प्रोटीन है जिसको हम कैराटिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और कैराटिन फास्फोलिपिड के साथ जुड़ के इसको वाटर प्रूफ बना देती है, यानी कि वाटर जो है इसके थ्रू जो है वो जो अंदर नहीं जा सकता, और इस तरीके से इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पूरी स्किन के ऊपर इस तरीके से स्केल ने कवर किया हुआ है डर्मस को। और वो है किससे बने हुए हैं, एपिडर्मस से, ये जो स्केल है ना, और इन्होंने इस डर्मस को कवर किया हुआ इस तरीके से स्किन को वाटर प्रूफ जो है वो बनाया हुआ है। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये कैराटिन मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंट प्रोटीन है, जो कि मैंने कहा कि फास्फोलिपिड के साथ बना के वाटर लॉस को प्रिजर्व करती है। इसलिए आप देखें कि ये बड़े सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ड्राई जगह पे भी पाए जाते हैं, इवन के डेजर्ट्स में स्नेक्स देखें कितने डेजर्ट में पाए जाते हैं, हालांकि ये जो है वो नहीं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो हम कह लें इसके अंदर जो है पेयर लिम्ब जो होते हैं, पेयर लिम्ब भी दो दो लिम्स होंगे, ठीक है, और उनके आगे टोज भी होती हैं, और ये टोज कई सारे कामों के लिए क्लाइंबिंग, रनिंग, पैडलिंग, कई सारे काम, और ये जो है सिर्फ लिम्स जो है वो स्नेक में नहीं होते, बाकी सभी में ये होते हैं लिम्स। ये देखें जी लिम्स होते क्या हैं, ये देखें लिम्स, ये जो बाजू हैं इसके, ये दो टांगे, टू पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, दो आगे दो पीछे। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इसमें आगे जो है ये पेयर लिम्स में 5 टोज होते हैं, टोज होते हैं, ये देखें ब्लू ब्लू करके दिखाए गए, और इसमें आगे इनके 5 नेल्स भी होते हैं, यानी कि 5 टोज और 5 नेल्स जिस तरीके से इंसानों में मौजूद हैं। इनसे कई समय रनिंग का, स्विमिंग का, क्लाइंबिंग का काम लेते हैं, सिर्फ ये स्नेक में नहीं होते। ठीक है, ये आप जो है आप कैरेक्टरिस्टिक जो है बताया गया यहाँ पे। इसके अलावा ये पांचवा ऑसिफाइड स्केलेटन, यानी कि बोन से बना हुआ स्केलेटन होता है। ये आप देखते जाएं तो सारे जो जितने भी आगे स्केलेटन नजर आएगा, जिसमें भी रेप्टाइल में, आप क्रोकोडाइल में, छिपकली में, किसी में देख लें तो आपको ये ऑसिफाइड जो बोन से बना हुआ स्केलेटन जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक पढ़ते जाएं और यहाँ से देखते जाएं। और इसके बाद है थोरेसिक बास्केट। थोरेसिक बास्केट मीन इसकी रिब्स और निचली तरफ से जो इसकी चेस्ट है वो दोनों मिलके एक बास्केट बनाती हैं, एक थोरेसिक बास्केट सी बनाती हैं जिसके अंदर सारी चीजें इसके ऑर्गन वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा इसके ये जो है रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, और एक्सक्रीशन के लिए इसमें मेटानेफ्रेटिक किडनीज होती हैं। किडनी जो है ये आपको ये तीनों चीजें आपको दिखा दें, फिर आपको बताते हैं कि क्या होते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले ये आप गौर करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसके जो रिब्स हैं और निचली तरफ से इसकी जो चेस्ट, ये दोनों मिलके तो एक एक ढांचा सा बास्केट सा बनाते हैं, थोरेसिक बास्केट बनाते हैं जिसके अंदर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखें इसके अलावा इसमें लंग्स भी हैं, बड़े बड़े लंग्स हैं, और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो यहाँ पे देखें तो किडनीज भी हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया किडनी ऐसे होते हैं कि इनके अंदर ये जो है वेल डिवेल्प किस्म के एफिशिएंट किस्म की किडनी है, इनके अंदर जो
रूलस होता है, ग्रूमी रूलस होता है, ये छोटा होता है, और ये जो पीछे इसके साथ वो जो डक्ट है, वो वेन जो है वो लंबी सारी होती है, ठीक है। और इसके साथ आर्टरीज हैं। क्या होता है कि ये इसके अंदर जो है आपने पढ़ा था कि जितनी भी वाटर जो अब्जॉर्प्शन होती है वो इस नाली में होती है, और इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अब्जॉर्प्शन जो है इस नाली के अंदर हो जाती है, और वाटर लॉस या मॉइस्चर का लॉस बहुत कम होता है इसके अंदर, इसलिए जो है ये थोड़े पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। ये डेजर्ट इलाकों में भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। मेटानेफ्रीटिक कंट्री जो किडनी होते किन ऑर्गेनिज्म में, रेप्टाइल में होते हैं, बर्ड में होते हैं, मैमल होते हैं। ये होते कैसे हैं? ये पेल्विक रीजन में, पेल्विक कार्डल पोर्शन में, नी के जो उसकी बैक साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, उस कैविटी में ये मच बड़े भी होते हैं, कम्पैक्ट भी होते हैं, और इनके अंदर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो नालियां हैं, नेफ्रॉन जो हैं जिसको आप कहते थे, ये जो हैं जो नालियां जो पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हैं। तो पानी एक लंबा रास्ता जब तय करके जाते हैं तो वो मोस्टली ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, इसके बाद यूरिटर में आके गिरता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल, यानी कि जो मेल फीमेल सेक्स करेंगे तो वो जो स्पर्म्स और एग इंटरनली रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। सेक्स सेपरेट है, मेल फीमेल सेपरेट है, डायोशियस है। इसके अलावा एमनियोटिक एग है। एमनियोटिक एग का मतलब क्या है कि इनके इर्द गिर्द जो एग है, एग के इर्द गिर्द पहले तो वो मेम्ब्रेन्स है तीन तरह की, एलेंटोइस, कोरियोन, और वो जो हमने पढ़ी थी एमनियोन, तीन मेम्ब्रेन्स है। फिर उसके बाद एग शेल है। इसका नर्वस सिस्टम में ऑप्टिक लोब हमने फिशेस में पढ़ा था कि वो जो वेंट्रल साइड के ऊपर थे, इसमें जो है नर्वस सिस्टम में ऑप्टिक लोब जो है ऊपर वाली साइड पे होते हैं। ये गौर करें, ये किडनी दिखाया गया है, और ये किडनी जो है ये इसका मैं पहले बता दूं कि ये जो है मोर एफिशिएंट किस्म की किडनी है, और ये यूरिक एसिड पैदा करते हैं, यूरिक एसिड पैदा करते हैं, जबकि फिशेस में आपने पढ़ा था कि वो जो है ज्यादातर जो है वो अमोनिया जो अपना एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में अपने जो एक्सक्रीटे हैं, वेस्ट मटीरियल वो बाहर निकालते हैं। इसका ब्रेन में ये ऑप्टिक लोब देखें, ये ब्रेन में डॉर्सल साइड में, जबकि फिशेस में ये वो वेंट्रल साइड पे थे। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा आप देखें, गौर करें तो ये इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आते हैं अमनियोटिक है, वो मेम्ब्रेन है, एक्सट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और डोमिनेट पार्ट ऑफ मेजर इकोसिस्टम। सवाई अंटार्कटिका के ये दुनिया में हर जगह हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, और जो है हर मुल्क में ये पाए जाते हैं। तो इसके इसके ऑर्डर्स की बात करें तो 17 इसके ऑर्डर्स थे, रेप्टाइल के ऑर्डर्स हैं, मगर इनमें से मोस्टली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जो भी मौजूद हैं वो क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टल, टॉर्टाइज, ये वगैरह सारे मौजूद हैं। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें आगे आ जाए, ये मैंने कहा कि ये नर्व्स हैं, ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। ये देखिए ना लिखा हुआ 12 पेयर। तो ये दिमाग से जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ये इंसानों में भी, आगे बर्ड्स में भी, और ये इससे पहले आ जाए तो रेप्टाइल्स के अंदर भी। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, और ये नर्व जो है आगे मुख्तलिफ काम करती हैं। कोई सेंस करने का काम करता है, कोई देखने का काम करता है, कोई लंग्स का फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, कोई दिमाग को कंट्रोल करता है, कोई खोपड़ी को। तो इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। तो ये सामने जो है आप देखें तो 12 पेयर यहाँ से शुरू होके 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं इसके दिमाग से, ठीक है, ब्रेन से। अब हम बात करें आगे कि फिश स्केल और रेप्टिलियन स्केल में फर्क क्या होता है। तो फिश के स्केल, मैंने कहा था जो फिश के स्केल होते हैं उसके नीचे बोन भी होती है, इसके जो स्केल है उसके नीचे बोन नहीं है, ठीक है, एक फर्क ये है। दूसरा ये है कि जो फिश के स्केल है वो डर्मस से बने होते हैं, वो और वो एपिडर्मिस उसके ऊपर वैसे ही मौजूद होती है, उसने कवर किया होता है। मगर जो इसके जो स्केल है वो एपिडर्मिस से बने हुए हैं, एपिडर्मिस की फोल्डिंग से बने हुए हैं, एपी जो है डर्मस से नहीं बने हुए, जो निचली स्किन है ना, निचला पार्ट स्किन का, उससे नहीं बने हुए। दूसरा ये है कि ये जो स्केल हैं ये एपिडर्मिस को पेस्ट करके बाहर नहीं निकले हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया हुआ कि एपिडर्मिस ने उन स्केल्स को बाहर से वैसे ही कवर किया हुआ। तो इसमें भी ऐसे है कि ये तो बने ही एपिडर्मिस से, और ये भी एपिडर्मिस को फाड़ के बाहर नहीं आते कि बाहर से वो नजर आए कि स्पेशल स्किन, बल्कि वो एपिडर्मिस के फोल्ड बने हुए हैं जिनको हम स्केल्स कहते हैं। तो ये इनके अंदर फिश स्केल के अंदर और टाइल्स के अंदर जो है वो फर्क होता है। आगे हम बात करेंगे इसकी क्लासेस की। क्लासेस में हम थोड़ा थोड़ा देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले
क्लास एनएफसीटा में देखें तो इसके अंदर ऑर्डर्स की बात करें कि कितने ऑर्डर अभी मौजूद हैं, हमने कहा 17 ऑर्डर मौजूद हैं, टोटल 17 ऑर्डर। उसमें से सबसे पहला ऑर्डर है टेस्टोडोइन। टेस्टोडोइन या चिलोनिया ऑर्डर, इसको दोनों नाम इसी के हैं। तो ये इसके अंदर जो है टीथ जो है इन जैसे हैं कि इनके अडल्ट के अंदर टीथ नहीं होते, बल्कि एक वीक नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। शॉर्ट ब्रॉड से इसका बॉडी है, इसके अंदर जो शेल है, शेल दो पार्ट्स में बना होता है। इसके इर्द गिर्द एक बड़ा सारा शेल होता है, ऊपर वाले पार्ट को कैरापेस कहते हैं और निचले पार्ट को प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, वेंट्रल प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, ये इसके अंदर टर्टल आते हैं। ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ शेप, ये जो है ये देखें जी, ये इसके अंदर टर्टल आते हैं इस क्लास के अंदर। तो ये देखो ऊपर से ये कैरापेस है और निचली को ये आप गौर करें तो ये ऊपर वाली साइड को हम कैरापेस कहते हैं, डोर्सल साइड को, वेंट्रल साइड को क्या कहते हैं, जो प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका जो है इसके अंदर ये क्लास है। ये आप आगे तस्वीर में भी देख लें, पहले में आप पढ़ लें, ये तस्वीर में भी देख लें। ये देखें जी, एक रेप्टिलिया क्लास है, इसके अंदर सब क्लास 3 है। एनेप्सिडा के अंदर चिलोनिया या अभी आपने टेस्टोडोइन पढ़ा, यही मौजूद है। बाकी जिन जिनको स्टार लगा हुआ है ये एक्सटिंक्ट हो गई है। इसके अलावा दूसरा जो ऑर्डर है वो लपीडोसारिया। लपीडोसारिया के अंदर जो है रिंकोसिफेलिया जो ऑर्डर मौजूद है सब क्लास के अंदर, और दूसरा आर्कोसारिया, ये हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं। और इसके अंदर लपीडोसारिया के अंदर एक और ऑर्डर भी मौजूद है, सुक्वामेटा। सक्वामेटा में आगे मजीद सारिया, फीडिया, एम्फीबिनिया, ये सारे क्लासेस आती हैं, सब ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा आर्कोसारिया की बात करें तो आर्कोसारिया में ये जो है क्रोकोडिल या क्रोकोडाइल्स आते हैं, ये मौजूद हैं। यही आपके यही लिखे हुए हैं, ये से यहाँ पे लिखे, वहां पे थोड़ा सा उसको डायग्राम बना के दिखा रही है। सेम सब क्लास हम लपीडोसारिया की बात करें तो इसमें दो ऑर्डर है, रिंकोसिफेलिया और सुक्वामेटा। ये जो है पहला जो सब इस सब क्लास के अंदर जो ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया, ये इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ये सामने लिखा हुआ है रिंकोसिफेलिया, इसको ये प्रोनाउंस करने का तरीका भी है। तो इसके अंदर जो है ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है, इसमें लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है, यानी कि जो जिनकी शक्ल लिजर्ड से मिलती है। सही है। इसके अलावा जो है इनके अंदर वेल डेवलप्ड प्राइटल आइज होती है। प्राइटल आइज मीन कि जो दो मेन आइज के अलावा डॉर्सल साइड के ऊपर, हेड के ऊपर वाली साइड के ऊपर एक छोटी सी और आई भी होती है। ये फोटो रिसेप्टेड यानी कि लाइट को परसेप्ट करने के लिए आइज होती है। इसके अलावा ये हार्मोन प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से अपने ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये थर्मो रेगुलेशन के लिए यूज करता है। ये इसमें एक ही स्पीशीज है जो न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं तातारास। रिंकोसिफेलिया के अंदर एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तातारास, ये एक ही स्पीशी मौजूद है। इसके अलावा दूसरा सब ऑर्डर है इसके अंदर है सुक्वामेटा। सुक्वामेटा, ठीक है, तो इसको हम जो है इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसके जो जाज के और स्कल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके अंदर टेम्पोरल आर्च जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, और या एब्सेंट होती है या बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है। इसके अलावा जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है, कह लें कि जो ट्रस्टियल के ऊपर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो रेप्टाइल के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो इसी के अंदर है। इसमें स्नेक्स आते हैं, इसमें लिजर्ड आते हैं और वर्म लिजर्ड आते हैं, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम, और तीसरी क्लास है जो सब क्लास है वो है जी आर्कोसारिया। आर्कोसारिया मैंने कहा कि सारे जो हैं वो जो एक्सटिंक्ट हो गए, मोस्टली जो ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो गए, एक ही ऑर्डर बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया के अंदर ये है कि ये लोंगेट और मस्कुलर और साइडों से कंप्रेस से होते हैं। इसकी जो जुबान है वो फ्रूट यूजेबल नहीं होती, यानी कि अपनी जुबान को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और कंप्लीट वेंट्रल सेप्टम होता है कि निचली इससे इनको पूरी एक डिवीजन मौजूद होती है। इसमें क्रोकोडाइल आते हैं, एलिगेटर आते हैं, कीमन आते हैं, गेवियल आते हैं, ये सारे क्रोकोडाइल की शक्ल के होते हैं। आज आपको पता चल जाएगा एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फर्क क्या होता है, हालांकि दिखते सेम है। तो ये वो क्लास सब जो है लपीडोसारिया या ओवरऑल, इनको मैंने ना बॉक्स लगाए हुए कि जो जो ऑर्डर जिंदा है, बाकी जो ऑर्डर जिंदा नहीं है उसको स्टार लगे हुए, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए, उनके बारे में हमने नहीं पढ़ना। ये सबसे पहले क्लास टेस्टोडोइन्स और चिलोनिया का हमने देखा, ये आगे इसकी तफसील आती है, फिर इसको
तफसील से डिटेल में पढ़ते हैं। ये दूसरा आपने बड़ा ऑर्डर इनको से दे लिया, इसमें ताराज आते हैं, ताराज ये देखिए ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, और इसमें ये देखें ऊपर हेड के ऊपर तीसरी एक आई भी है जिसको हम पैराइटल आइस कहते हैं, ये डॉर्सल साइड के ऊपर मौजूद होती है। इसके बाद ऑर्डर सक्वामेटा आता है। सक्वामेटा में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, वर्म लिजर्ड आती है, स्नेक्स आते हैं और ये लिजर्ड आते हैं। तीन तरह के आते हैं, लिजर्ड, स्नेक और ये जो है वर्म लिजर्ड, जो वर्म्स की तरह की वो सुंडी की तरह की नजर आती है। अब फर्क देख लें कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में फर्क क्या होता है। तो इसका जो स्नाउट है वो थिन सा होता है, यानी कि वी शेप का होता है, इसमें यू शेप का होता है, ब्रॉड सा होता है। इसमें इसका कलर का भी लिखा टैन है, इसमें ग्रेश ब्लैक होता है। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल, ये सिर्फ चाइना और साउथ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में पाए जाते हैं। अब फर्क देख लें, ये है, ये देखेंगे, ये जो कह लें कि एलिगेटर्स हैं, एलिगेटर में टीथ थोड़े से छोटे होते हैं और नीट लगते हैं। इसमें क्या है कि ये जो बड़े बड़े दांत हैं, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, ऐसे मौजूद है। ये क्रोकोडाइल के अंदर एक फर्क ये है। इसके कई सारे डिफरेंसेस हैं, ये आपकी किताब में भी लिखे। यू शेप इसका, ये ऊपर देखें, जो एलिगेटर को देखें तो इसका स्नाउट है वो चौड़ा सा ब्रॉड सा यू शेप नजर आता है ऊपर से देखें तो, अगर साइडों से देखें तो मोटा सारा नजर आता है, ठीक है। और ऐसे जबकि इसका स्नाउट देखें तो आपको वी शेप में नजर आएगा, ये जो क्रोकोडाइल का, ये फर्क आप देखते जाए। अब ये देखें इस तरीके से, ये चौड़ा सा ये किसका है, अभी आपने पढ़ा एलिगेटर का, और ये जो तंग सा है ये, या ये वाला, ये है आपका जो क्रोकोडाइल जो है, वो जिसको हम क्रोकोडाइल कहते हैं, ये एलिगेटर, ये क्रोकोडाइल, दोनों जो है। अब आगे ये देखें कि डिफरेंसेस, ये केवीएल है, ये भी वही है। इसका जो, या इनका जो या इनका दोनों का स्नाउट होता है, ये ज्यादा ही पतला होता है, ये देखिए बिल्कुल ब्रीक्स है, ठीक है। ये क्रोकोडाइल का ये देखिए वी शेप में है, और इसका एलिगेटर का यू शेप में, इसका भी ऑलमोस्ट केमन का भी यू शेप में होता है, ठीक है। ये तो ये डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको ब्रीफ सा बता दिया, हल्का सा, यानी कि जस्ट इंट्रोडक्शन सा। अब हम इन्हीं ऑर्डर, ये 5 ऑर्डर बता दिए, ये ऑर्डर मौजूद हैं, क्लासेस बता दी, क्लासेस के बाद ऑर्डर बता दिए। अब हम एक एक क्लास को पकड़ के उसके ऑर्डर देख लेते हैं, उसके साथ आप तस्वीरें देख लें, तो इंशाल्लाह आपको याद करना मुश्किल नहीं होगा। उसमें से सबसे पहले हम ऑर्डर टेस्टोडाइन की बात करें, टेस्टोडाइंस या चिलोनिया का ऑर्डर है, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे ऑर्डर की तस्वीरें दिखा दी, मगर इधर मैं आपको फिर अगेन दिखा दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है मजीद क्लियर हो जाए। उसमें से जो है इसकी जो स्पीशीज की बात करें तो तकरीबन 300 स्पीशीज जो है इसके अंदर पाई जाती हैं, और इसकी जो बोनी शेल की बात करें तो इसके अंदर बोनी शेल पाया जाता है, बोन से बना हुआ शेल है। और लिम्ब जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं रिब्स के साथ, ये आप गौर करें, ये देखें इसके जो लिम्ब है ना, ये बाजू जो है, बाजू जो है ये, या इधर देखें या इधर देखें, ये इसकी रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि मूवमेंट जो करते हैं ना वो रिब्स के साथ जुड़े हुए हैं और रिब्स के साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि मूव करने से यानी कि रिब्स के अंदर उसकी बी शेप चेंज होती है, तो ये इसके अंदर आर्टिकुलेशन विद रिब्स है। ये आप साथ साथ करेक्टर देखिए। कैराटिनाइज्ड बीक है, कैराटिनाइज्ड बीक का मतलब यह है कि इनके अंदर टीथ नहीं होते, बल्कि ये जो प्रोटीन है हार्ड सी किस्म की, इस प्रोटीन की बीक नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, ये देखें, ये इस तरीके से ये बीक पाई जाती है, इनके अंदर टीथ नहीं होते, ठीक है। ये आगे जो है ये दूसरा, ये कैरेक्टरिस्टिक चौथा। अच्छा, ये मैंने अभी आपको ये इसके अंदर पाए कौन से जाते हैं, इसके जो ऊपर वाली साइड को हम कहते हैं कारापेस, जो हार्ट सी और शेल सी बनी होती है, और निचली इसकी 2 साइडें होती हैं, निचली साइड को, ऊपर वाली साइड को कैरापेस, निचली साइड को हम जो 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 कि डॉर्सल साइड है, और निचली साइड को इसके ऊपर फिर इस लेयर को कवर किया होता है प्लास्टोन ने, केराटिन प्रोटीन इसको, यानी कि कैरापेस को ऊपर से कवर किया होता है, और ये भी एक प्रोटीन है, ये केराटिन की बात हम कर रहे थे। और निचली साइड को, वेंट्रल साइड को हम प्लास्टोन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी बोन से ये, अच्छा, ये जो कैरापेस है ये किस किस से बना है, ये कैरापेस वर्टिब्रे जो है, एक्सपेंडेड रिब्स और डर्मल बोन की फ्यूजन से, यानी कि तीनों चीजें आपस में फ्यूज हो गई हैं, बोन, डर्मल बोन्स, रिब्स और वर्टिब्रे, इन तीनों के मिलने से ये एक्चुअली ऊपर वाला कैरापेस बना हुआ। जब हम प्लेस्ट्रॉन की बात करें कि ये जो निचली साइड है ये किससे बनी हुई है, तो ये इसका जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक गिल्डन, जिसको हम पेल्विक नहीं कहते, हिप कहते हैं, जिस तरह इंसानों में हिप होती है, उससे, और डर्मल बोन, इन 2 चीजों की फ्यूजन से बना हुआ है। इसमें भी कैराटिन प्रोटीन है, उसने इसको कवर किया होता है,
ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो, ये देखें ये टर्टल है, इनके अंदर टर्टल आते हैं, दो तरह के, टेरेस्ट्रियल टर्टल है, ये मरीन टर्टल है, जो भी है। अब इन टर्टल में जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैरापेस, और निचली साइड को जो नीचे से नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस्ट्रॉन। ये जो आपके करेक्टरिस्टिक्स में लिखा है, ये मैंने तस्वीरें इसलिए लगाई हैं कि आपको याद करने में आसानी हो। शेल ऑफ बॉक्स टर्टल, ये एक तरह का, एक कई सारे के टर्टल हैं, कई सारे जो टर्टल हैं जो बंद हो जाते हैं, कई सारे नहीं हो जाते। जो बंद हो जाते हैं उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हिंज, यानी कि निचला जो प्लेस्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है, ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये ऐसे शेल, इनके अंदर शेल इस तरह का होता है कि ये अपने, जब इनको खतरा होता है तो ये अपने सारे ऑर्गन को क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और उस शेल से, उस हिंजेस की मदद से क्या करता है कि वो शेल को बंद कर लेते हैं। और वो बिल्कुल आपको बंद शेल नजर आता है, ना उसकी टांगे नजर आ रही है, ना आईज, ना माउथ, कुछ नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें वो उसने वो शेल के अंदर, कैरापेस के अंदर लेके, ठीक है। इस तरह के जो टर्टल होते हैं उनको हम बॉक्स टर्टल कहते हैं। ये आपको देख लेंगे, ये आपको दिखाते हैं, ये देखेंगे, ये एक टर्टल है जिसका नाम क्या है, बॉक्स टर्टल, बॉक्स टर्टल शेल है। तो ये क्या करता है कि जब इसको खतरा होता है तो ये देखें इसके अंदर मौजूद है ये स्ट्रक्चर, ये जो इसका पार्ट है जो ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट लाइक के वो आपके पास फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, वो जो आपकी आंखों के जैसे ये फ्लैपर है, आईलिड्स हैं, आईलिड्स चाहते हैं तो नीचे आ जाते हैं, आप चाहते हैं ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हिंज जो है, हिंज की वजह से ये जो निचला प्लेस्ट्रॉन है ना, इसका ये अगला पार्ट मूवेबल है, यानी कि मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब इसे खतरा हो तो ये अपना सर भी, अपनी टांगे भी अंदर कर लेते हैं और ये बंद हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपको बस एक डब्बा सा बंद नजर आएगा, कोई टांग, कोई शय, कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी जब इन केस ऑफ डेंजर, ये डेंजर में करता है। इसके अलावा जो है सर्विकल वर्टिब्रे की बात करें तो इसके अंदर 8 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं जिससे एस शेप बनती है, और ये इसको अलाउ करते हैं कि इसका ये, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है कि इनके दरमियान, इन वर्टिब्रों के दरमियान में जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स की मदद से क्या होते हैं कि ये इसकी अपनी नेक को बाहर भी निकाल लेते हैं और अपनी नेक को अंदर भी ले जाते हैं, और यानी कि वर्टिब्रों के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, दूसरा जो है हम बात करें इसकी जो लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन मैंने कहा इसका बहुत लंबा सारा होता है, 14 या 14 साल से भी जिंदा रहता है। इवन कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो गैलापागोस जो आइलैंड है उसके जो जो टॉर्टाइज हैं, लार्ज टॉर्टाइज है, वो 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहता है, मगर आम तौर पे जो कोई छोटे से छोटा भी है तो 14 या 14 साल से ज्यादा ही जिंदा रहता है। इवन के 7 से 8 साल बाद इसके अंदर सिर्फ सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, यानी कि जो सेक्सुअली मेच्योर होता है ना वो 7-8 साल बाद होते हैं, और 14 साल या 14 साल से भी इसकी ज्यादा लाइफ है, कई सारे 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं। इनकी हम बात करें ये रिप्रोडक्शन की, तो ये ओविपेरस है, यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फीमेल क्या करती है कि जो पिछले लिम्स होते हैं, पिछली टांगे होती हैं, उनकी मदद से ये सॉइल के अंदर खोदती है, यानी कि मिट्टी को हटाती है, गड़ा सा बनाती है, उस गड़े में अपने अंडे दे देती है, और वो जो है ऊपर से मिट्टी से कवर कर देती है। तो इसके अंदर तकरीबन एक गड़े के अंदर, या उसका जो क्लच साइज होता है, ये क्लच की बात हुई थी, क्लच कहते हैं जो एक टाइम में वो जो नंबर ऑफ एग देते हैं, तो वो तकरीबन 5 एग से लेके जो एक गड़े में दबाती है, वो 5 से लेके 100 तक एग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले दिखा दें कि ये आप गौर करें कि ये थोरैसिक वर्टिब्रे हैं जो अभी हमने बात की है, तो ये 8 होते हैं। और ये देखें, ये इसके लिम्ब, और लिम्ब किसके साथ मूव करते हैं, ये जो रिब्स के साथ। तो ये वर्टिब्रे जो है 8 है, और इसी की मदद से इनके दरमियान में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, बिल्कुल आपस में इकट्ठे होकर नहीं जुड़े, इनमें आप देखें थोड़ा थोड़ा गैप है, और इनमें एक्चुअली ये जोड़ लगे हुए हैं। इन जोड़ों की मदद से ये स्ट्रेचेबल है, ये इसकी नेक स्पेशल, और नेक की मदद से इसको आगे पीछे मूव कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से अपनी नेक बाहर भी निकाल लेते हैं, ठीक है, और अपनी नेक को, अपनी टांगों को ये अंदर भी ले जाते हैं, सारा कुछ ये देखें ना, बिल्कुल फोल्ड भी करके अंदर भी ले गया, बिल्कुल सारी की सारी, जितनी जरूरत होती है उतनी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर बॉडी कैविटी के अंदर ये कैरापेस, और निचली साइड हम प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा ये क्लच साइज का, क्लच में जो एक टाइम में मैंने अभी बताया कि जो अंडे देते हैं उसको क्लच
ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट, इसकी डेवलपमेंट यानी कि बच्चा जो बढ़ता है उसको एक माँ के पेट के अंदर उसको कितना टाइम लगता है, तो उसे तकरीबन 4 महीने से लेके 1 साल में वो बेबी बनता है। इंसानों में 9 महीने में बनता है। इसमें है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर है कि पेरेंटल केयर जो है ये अंडे के अंदर जो बच्चा बनता है, यानी कि अंडे के अंदर से वो बच्चा निकलता है उसे कितना टाइम लगता है, ये वो का मतलब है। पेरेंटल केयर नहीं। पेरेंटल केयर मीन के जो वालिदैन क्या ख्याल रखती है कि नहीं रखती, ये अंडे देते हैं, मट्टी से दबाते हैं और पानी में आ गया तो आ गया, इसकी केयर शेयर कोई नहीं करते। अच्छा, चूंकि इनका लाइफ जो स्पैन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि काफी साल लेता है, 14-15 साल लेता है जवान होने तक, तो इसको काफी ज्यादा इसका लाइफ स्पैन है। तो इस वजह से क्या है कि इनको लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया, और इसका गोश्त खाते हैं इसका ना, तो ये बिकता बड़ा था वाइल्ड लाइफ होने की वजह से। अब जो है इसको लोग कई सारे कंट्री के अंदर ये इनकी तादाद काफी कम हो गई, इवन के कई सारे आर्डर एक्सटिंक्ट ही हो गए। अब कई सारे कंट्री जो है इनको प्रिजर्व करने की, इनको कंजर्व करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाया था कि यानी कि शिकार इसका मना किया हुआ है, इसका गोश्त खाना मना किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे वाइल्ड लाइफ को टास्क दिए हुए हैं कि वो इनकी जहाँ पे जो ये ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनकी हिफाजत करें, ताकि ऐसे एनिमल वहां पे ना जा सके जो इनके अंडों को खराब करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, टर्टल एंड टॉर्टाइज। टॉर्टाइज ये मैंने बात कर चुके। अच्छा, अब इनमें फर्क क्या होता है, एक होते हैं टॉर्टाइज और एक होता है टर्टल। इनमें फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है, जो टॉर्टाइज होता है उसका जो शेल होता है वो ज्यादा ऐसे डूम लाइक, क्या लेंगे वो ज्यादा ऐसे ओवल ओवल शक्ल में अंदर ज्यादा होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये हार्ट सी शेप में होता है, और ये ज्यादा डूम लाइक नहीं होता, गुंबद नुमा ज्यादा नहीं होता, ये बल्कि थोड़ा फ्लैट सा होता है। इसके जो है स्मूथ स्किन होती है, इसमें जो स्किन जो है वो स्किन के ऊपर जो स्क्यूट्स होते हैं मीट की ज्यादा रफ स्किन होती है, इसमें स्किन रफ नहीं होती, स्मूथ होती है और हार्ड नहीं होती है। हॉर्नी मीन इसके ऊपर जो है थोड़े थोड़े वो कोई उबार से हो सकती है। लिम्स की बात करें तो इसके लिम्स जो है ये टॉर्टाइज के, तो इसके लिम्स की जो है कह लें कि क्लॉज डिजिट में होते हैं, यानी कि क्लॉ है, आगे पंजे बने हुए, पंजों में आगे 5 उंगलियां निकली हुई, थोड़े थोड़े आगे ना वो नेल से निकले हुए। ठीक है, इनमें क्या होता है कि वो जो 5 क्लॉज होते हैं ना, इसके क्लॉज के ऊपर एक शीट सी चढ़ी होती है, तो वो शीट में आपको वो जो आगे नेल वगैरह नजर नहीं आ रहे थे। जब नेल नजर नहीं आ रहे, ऊपर से कवर है, ऊपर एक शीट सी चढ़ी हुई है, तो वो एक पैडल नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिससे पानी के अंदर वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ये पानी में रहती है, इसलिए जो है ना कोई खोदने की ऐसी चीज नहीं होती, सिर्फ तैरने की जरूरत होती है, तो वो इन पैडल की मदद से तैरती हैं। यूं ये चूंकि खुश्की पे रहती हैं, इनको खोदने की, क्लाइंब करने की भी जरूरत पड़ती है, तो ये खोदने के लिए इनके नेल वगैरह होते हैं, इनमें नहीं होते। इनकी हेड की बात कर लें तो ये अपने हेड को और बाजुओं को, टांगों को, सारा का सारा शेल के अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल बंद हो सकते हैं। ये क्या है, ये अपने हेड को बिल्कुल सारा का सारा अंदर नहीं ले जा सकते, अपने शेल के अंदर नहीं ले जा सकते। ये पानी में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में या टरस्ट्रियल या खुश्की में रहते हैं, या आपको पानी में नजर आएंगे। तो ये जो है ये हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं, ये जो टॉर्टॉइस है ये ग्रास खाते हैं या गोश्त खाते हैं। ये भी या गोश्त खाते हैं या कार्निवोरस हैं, दोनों तरह के पाए जाते हैं। ये आगे में फर्क देख लें, तो ये देखें, लिखें कि आल टॉर्टाइज जो हैं, टॉर्टाइज हैं, आल टॉर्टाइज आर टर्टल, तो वो सारे टर्टल होते हैं मगर सारे टर्टल टॉर्टाइज नहीं होते। ये देखें शक्ल दिखाई है टॉर्टाइज, इसके ये देखें डूम टाइप स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, और फ्लिपर नुमा, इसके ये देखिए आगे 5 पंजे निकले हुए हैं, फ्लैप इसमें से पंजे कवर है, पंजे है ही नहीं। ये डूम शेप होता है इसका, जो ऊपर से कवर होता है, इसका स्ट्रीम लाइन होता है, शेल होता है, फ्लैट सा शेल होता है, डूम लाइक नहीं होता। ये वेजिस को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादातर ग्रासेस वगैरह खाते हैं, ये प्लांट्स और ग्रासेस दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको नजर आएगा। ये देखें जी, ये इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये फ्लैपर नुमा पैडल नुमा स्ट्रक्चर, इसमें ये देखें और तरह की ये टॉर्टाइज है, ये इसका ऊपर जो शेल है वो ज्यादा डूम लाइक ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा ये करैक्टरिस्टिक्स इसी के लिखे हुए डिफरेंसेस हैं। ये टॉर्टाइज है, ये देखें आगे इसके वो आगे जो निकले हुए हैं नेल से भी निकले हुए, तो आगे डिजिट्स निकले हुए, क्लॉज निकले हुए, ये पंजा सा है, और क्लॉज के आगे वो नेल भी होती है। इनमें ऐसी चीज नहीं होती। ये देखिए ये टर्टल है, ठीक है, ये सी टर्टल में है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है समवट
इसमें तो बिल्कुल ही नहीं, वो फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये देखें, ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म में परफेक्ट टर्टल, टॉर्टाइज, और इसके अलावा एक और कैटेगरी शामिल होगी टेरापिन। टेरापिन ये खुश्की या पानी में रहते हैं, ये ज्यादातर रहते पानी के करीब ही। ठीक है, तो ये स्वैम्प्स में जहाँ पे पानी खड़ा होता है, दरियाओं में या ब्रैकिश कड़वे पानी में पाया जाता है। ये इसका दिखाया गया, स्टम्पी मोटे मोटे पाँव होते हैं इसके, ये इस तरीके से आपको नजर आया। ये लैंड के ऊपर ही रहते हैं, स्पेशली गर्म इलाकों में रहता है, और ये बरो करता है। ठीक है, मीन खोदता है, ये पानी में रहता है। वेब पैर पाँव होते हैं, मीन जो इसके वेब सा जाला सा बना होता है, ये इसके अंदर वो दिखा रही है। ये सारा था इसका जो पहला ऑर्डर था टेस्टोडुआइन या चिलोनिया। ये दूसरा ऑर्डर है क्रोकोडिलिया। ये एक एक ऑर्डर करके 5 ऑर्डर को हमने पढ़ना है। ये दूसरा ऑर्डर है क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया के अंदर 21 स्पीशीज हैं। इसके 3 मेन बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी स्कल में ओपनिंग जो होती है ना, जो ओपनिंग की हमने बात की थी कि वो जो फ्रंटल वसूए जो हमने पढ़े थे या टेम्पोरल ओपनिंग पढ़ी थी, वो इसमें आईज के सामने होती है। ये देखें जी, यहाँ पे इसकी आईज होती हैं, ये देखें इसकी आईज की ओपनिंग है, और उनकी वो जो ओपनिंग है ना, वो आईज के बिल्कुल सामने ऐसे ही है। ये आपको नजर आ रहा होगा तस्वीर में, एक करेक्टर। दूसरा यह है कि ट्राइएंगुलर आई ऑर्बिट रेदर देन सर्कुलर आई ऑर्बिट, कि ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग की हम जो बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर नहीं है बल्कि ये ट्राइएंगुलर शेप में है। ये आपको ये जो नजर आ रही है, ये जो आंखों के सामने जो ओपनिंग है, ये एक्चुअली इस ट्राइएंगुलर शेप में होती है। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये। तीसरा करेक्टर, ये लेटरली कंप्रेस होते हैं, कि साइडों से पतले से और दरमियान में से ऊपर से खड़े से आपको नजर आती हैं। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। ये इसके अलावा जो है, अच्छा इसके अलावा एक और इनके देखते हैं कि और करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या और मेंशन किया हुआ है आपकी बुक के अंदर, उस के हम साथ है। इसके अलावा लंबा सा सनाउट होता है, और ये एक्चुअली फूड को, जानवर को, किसी एनिमल को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को पकड़ने के काम आते हैं। नॉस्ट्रल, ये सनाउट आपको दिखाया, ये देखें लंबा सारा सनाउट है। ठीक है, और ये जो है आगे हम बात करें नॉस्ट्रल की। नॉस्ट्रल में जो इसके नथने होते हैं जिनके थ्रू ये सांस लेते हैं, तो ये पानी के अंदर भी सांस लेता रहता है। यानी कि पानी के अंदर कैसे सांस लेता है कि वो पानी के अंदर जो है इसको एक यहाँ पे एक फ्लैप नुमा, ये गौर कर कीजिएगा कि ये देखिए इसकी टिप के ऊपर जो जो स्नाउट की टिप है ना, उसके ऊपर वो नॉस्ट्रल मौजूद होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ये वो जो स्नाउट की टिप के ऊपर वो नॉस्ट्रल नथने मौजूद है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, ये देखेंगे अब इसमें जो है पहले हमने पढ़ा था कि जो फिश के अंदर या एम्फीबियन के अंदर, तो उनके अंदर जो है बॉडी में पानी और सांस लेने का एक ही रास्ता है। मगर इसमें ये देखें कि ये बीच में सेकेंडरी नेजल सेकेंडरी पैलेट्स या पैलेट पैलेट लिखा हुआ है, ये पैसेज लिख दिया मैंने। ये एक्चुअली है नेजल सेकेंडरी पैलेट्स। ये इनके अंदर नेजल सेकेंडरी पैलेट होता है, यानी कि एक बोन नुमा, एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर बीच में होता है, कि इसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि ये देखिए इससे नथने और सांस लेने का ये रास्ता अलग है, और ये जाके गले में घुसता है। ठीक है, और ये जो पानी का, ये जब पानी में होते हैं तो ये फूड का ये रास्ता अलग है पानी का। जैसे इंसानों में आप देखें ना, आपके सांस लेने का रास्ता अलग है, गले से भी सांस ले सकते हैं, माउथ से भी सांस ले सकते हैं, मगर अगर आपका माउथ बंद भी हो तब भी उसका रास्ता अलग है, नथनी है। इसी तरीके से इसका जो खाने का फूड का वो रास्ता अलग है। तो ये इसको सेपरेट करता है। ये बीच में एक सेकेंडरी प्लेट्स होती है जिसको हम नेजल सेकेंडरी प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर है, और इसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रह गया, ये नेजल सेकेंडरी प्लेट्स पैलेट्स का ये मैंने आपको बता दिया। इससे नेजल और माउथ पैसेजेस जो है वो अलग अलग है, कि सांस लेने का और खाने का अलग अलग रास्ता है। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। अब आ जाएंगे इसकी टेल के ऊपर बात करें। तो टेल मैंने इसकी आपको कहा कि ये इसकी कंप्रेस सी जो टेल सी मस्कुलर थी, बड़ी सारी ये देखिए मसल की बनी हुई बड़ी सारी टेल है, लंबी सारी है, और साइडों से कंप्रेस्ड है। दरमियान में से आप देखें ऊंची है, मगर साइडों से कंप्रेस काम में नजर आती है। तो ये कई सारे काम करने की आती है, ये स्विमिंग के भी काम करती है, ये डिफेंस का भी, यानी कि जानवरों को ये मारती है जिससे ये वो इससे प्रीडेटर वगैरह हट जाते हैं। इसके अलावा जब गुस्से में आती है तो हमला करने के भी काम आती है। ये देखा ना आपने, वो वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि अपनी टेल से बंदे को उठा के मारती है। वो हालांकि मूवीज होती है, वो झूठ होता है, मगर फिर भी ये कई सारे जानवरों को मारने के काम भी आ सकती है। तो ये ऑफेंस में, गुस्से में भी यूज करती है। तो इसकी टेल की बात करें।
इसके टीथ की बात कर लें तो इसके अंदर टीथ मौजूद होते हैं, पिछली क्लास में टीथ मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये टीथ से काम क्या करती है अपने, ये देखिए इसके जबड़ा है, इसमें जो है ऊपर की तरफ एक रो होती है, एक नीचे की तरफ रो होती है दांतों की, और इससे ये अपने शिकार को जान को पकड़ने में, उसको कुतरने में, उसको चबाने में उसके काम आती है। और इसके अंदर जो है ये आप दांत देख लें, ये देखिए इसके अंदर दांत मौजूद है, आपको मुख्तलिफ किस्म के दांत नजर आ रहे हैं, ये दांतों की बात हो रही थी। ओविपेरस भी ये अंडे देते हैं। ठीक है, नेस्टिंग बिहेवियर, इनके अंदर नेस्टिंग बिहेवियर पाया जाता है। यानी कि नेस्टिंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये सबसे पहले कहीं पे एक नेस्ट बनाएंगे। नेस्ट कैसे बनाते हैं कि ये पिछली टांगों से कहीं मिट्टी खोदते हैं या जमीन में खोदते हैं या कहीं ग्रास वगैरह में खोदते हैं, और खोदने के बाद वहां पे अंडे देते हैं और ऊपर से उसको ग्रास से मिट्टी से कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है कि ये नेस्टिंग बिहेवियर पाया जाता है, जबकि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा कि कोई नेस्टिंग बिहेवियर मौजूद नहीं है। ये देखिए ये क्रोकोडाइल जो है अंडे देता है, और अंडे देने के बाद ये देखिए इसके ग्रास में छुपाए हुए हैं, ये देखिए ग्रास के नीचे दबाए हुए हैं। जब टाइम होता है तो फिर वहां पे वो अपने एक खास टाइम के बाद आता है जब उसे पता होता है उसकी मदर को कि ये अंडों या मैच होने, तो उस वक्त फिर वो वापस आती है उसको देखने के लिए, उसकी निगरानी करती रहती है। तो ये इसके अंदर जो है नेस्टिंग बिहेवियर जो है वो पाया जाता है। ये इनके एंसेस्टर कौन से हैं, ये किन से बने हैं, ये आर्कोसार से। आर्कोसारिया क्लास हमने पढ़ा था ना, ये आर्कोसार से डिराइव्ड है। ठीक है, और ये बड़े क्या लेंगे, कहते हैं कि जी 170 मिलियन ईयर्स इनकी हिस्ट्री है, और ये उस वक्त से अनचेंज है, उस वक्त भी ऐसे हैं कि आज भी ऐसे हैं। तो इनके अंदर भी एयर पैसेजेस जो सांस लेने के लिए और गले की और माउथ की दोनों की जो ओपनिंग है वो सेपरेट सेपरेट है। जो एयर पैसेज है ना वो गले में ही खुलती है, मगर वो सांस लेने के लिए अलग है और उसके लिए अलग है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे स्लाइड में दिखाया कि ये इवन कि अगर ये पानी में बैठा हो, इसमें सिर्फ वो अपना स्नाउट का ऊपर वाला पार्ट जो है वो बाहर निकाला होता है, उसके थ्रू वो सांस लेता रहता है, बाकी ये पानी में ही होता है। ठीक है, ये बिल्कुल पानी में या थोड़ा बहुत चला भी जाए तो ये उसको अपने स्नाउट्स को बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर गेवियल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये पहले हम बात कर चुके, ये आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है कि ये देखिए इसके दोनों जबड़े आते हैं, वो बिल्कुल आगे फ्रंट में नहीं मिलते, जिस तरह हमारे देखें ना दोनों जबड़े आके फ्रंट पे यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इसके दोनों जबड़े आते हैं सेंटर में मिलते हैं, तकरीबन 8 दांतों के पीछे, दांतों के 8 पेयर के बाद यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 8 दांत इससे आगे होते हैं, इसके माउथ के, तो यहाँ पे आके मिलते हैं। फिर आगे एक और ये एक सिंगल बोन बन जाती है, और बोन वो आगे स्नाउट के एंड तक होती है। ये आप देखिए इसमें, तो इसके अंदर अब डिफरेंस, इसके डिफरेंसेस में भी एक डिफरेंस है, इसको कहते हैं मैंडिबुलर सिनेप्सिस। ये मैंडिबुलर सिनेप्सिस ये है एक्चुअली, ये जो डब्बा लगाया हुआ है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे दो मैंडिबुलर जबड़े जो हैं, जॉज हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। उस क्या इससे आगे ये दांत है, ये देखिए यहाँ तक पीछे तक दांत होते हैं। इनमें से जो अगली साइड पे तकरीबन 8 पेयर, किसी में ज्यादा है वो दांत होते हैं, वो अभी आपको डिफरेंस दिखाते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या होता है क्रोकोडाइल का, एलिगेटर का, तो ये देखें इसके में शेप्स की हमने बात की थी कि इसका एलोंगेटेड होता है, इसमें ये देखिए ब्लंट सा और राउंडेड सा होता है। एलिगेटर के अंदर ब्लंट सा राउंडेड सा मुंह, और इसके अंदर बिल्कुल पतला सा नैरो सा जाल होता है, जबड़ा होता है, ये अभी आपको दिखा देते हैं। मैंडिबुलर सिनेप्सिस की अभी जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको डायग्राम दिखाई, उसमें आप देखें तो ये तकरीबन जो है ये टीथ जो है इसमें सिमिलर होते हैं सारे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इसमें बहुत ज्यादा ही सिमिलर होते हैं। मैंडिबुलर सिनेप्सिस की बात करें तो ये तकरीबन 8वें पेयर ऑफ टीथ तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये इसमें भी 8वें पेयर ऑफ टीथ तक, और इसमें 15 पेयर ऑफ जो टीथ तक, यानी कि इसका ये खासा पीछे तक दांत ज्यादातर आगे होते हैं, मगर मैंडिबुलर सिनेप्सिस में यहाँ पे 15 होते हैं, यानी कि 15 दांत गुजर जाते हैं, 15 पेयर्स गुजर जाते हैं, फिर होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल को ये कवर प्री मैक्सिला कवर कर रहा है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और इसमें भी प्री मैक्सिला और नेजल जो है पार्टली थोड़ा सा करते हैं, इसमें प्री मैक्सिला ही करते हैं, जो माउथ का पार्ट होता है। ये देखें जी, ये जो फ्रंट पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं मैक्सिला, जो ऊपर वाला फ्रंट वाला पार्ट होता है, और उससे नीचे की जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मैक्सिला। इसमें ये एलिगेटर में और ये जो गेवियल के अंदर जो है सिर्फ ये पार्ट के इसमें यानी कि नेजल ओपनिंग होती है, यानी कि वो नथनी जो है सिर्फ प्री मैक्सिला में मौजूद होते हैं।
मगर जब एलिगेटर की बात करें तो ये थोड़ा सा कह लें कि इधर करके यानी कि थोड़ा सा नेजल पार्ट, नेजल पोर्शन और ये वाला, ये इसके और इसके ये ज्यादा टच कर रहा होता है, ये थोड़ा सा ये भी टच कर रहा होता है, ये जो नेजल पोर्शन है ना इसके जो क्या लें कि हेड का, उसके अंदर। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है जो आपको दिखाया है, आप तस्वीर पे देख सकते हैं। दूसरा आपको डिफरेंस ये दिखाया था, ये देखिए ये वैसे भी दिखाया गया, ये प्री मैक्सिलर सारा बोन का पार्ट, ये मैक्सिला है, ये ऊपर वाला नेजल पार्ट, ये इस तरीके से मुख्तलिफ पार्ट दिखाए गए हैं। अच्छा आप देखें तो ये क्रोकोडाइल का ये मैंने कहा था वी शेप, इसके यू शेप, और इसका बिल्कुल ही नैरो डाउन था वो गेवियल है या गार्बियल है जो भी है। अच्छा इसमें एक और फर्क है, इसके दांतों का भी फर्क है। इसमें इसका जो नीचे से ना चौथा दांत, फोर्थ दांत ऊपर की तरफ निकल रहा होता है और वो बाहर से नजर आ रहा होता है, और उसके लिए कैविटी या क्या लें ग्रूव सी बनी होती है। जबकि ये एलिगेटर में इसका चौथा दांत ऊपर की तरफ बड़ा हुआ निकला हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि कोई ऐसी ग्रूव नहीं बनी हुई, कोई सुराग नहीं बना हुआ इसके लिए। ठीक है, ये भी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ ये इसका डिफरेंस। ये देखेंगे यू शेप है, वी यू शेप, ये वी शेप, ये मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। ये इसकी साइडों से देखें तो इसका ये जो दांत नजर आएगा वो ऊपर की तरफ निकला हुआ, ये देखिए चौथा दांत ये वाला इसमें नजर नहीं आता। ठीक है, ये देखें ये जो है हम गेवियल है, ये गेवियल है या गार्वियल जो भी आप कह लें इसको नाम, इसका साउंड खासा ही पतला सा होता है, इसका तो फिर चौड़ा है ना ये, और इसका ज्यादा ही चौड़ा है, इस बी यू शेप है, इसका वी शेप है, इसमें बिल्कुल नैरो डाउन है। ठीक है, और 15वें दांत के बाद यहाँ पे मैंडिबुलर सिनेप्सिस यहाँ पे अंदर करके बनती है वो जो जबड़ा है। ये देखेंगे आप अगेन आपको दिखाया गया कि ये देखें ये है ये यू शेप, इसका आगे से काफी चौड़ा सा है, तो और ये भी चौड़े सारे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो एलिगेटर, और ये है वो क्रोकोडाइल्स, इसका वो माउथ पार्ट आगे से कम नैरो डाउन होता है, पतला सा होता है। आगे हम जो रिंकोस्टेलिया तीसरा ऑर्डर है, रिंकोस्टेलिया, रिंकोस्टेलिया के अंदर मैंने आपको कहा कि तातारा आता है। ये तातारा एक ही क्या लें कि स्पीशी है या एक ही सर्वाइविंग स्पीशी है जो कि जिसको हम तातारा कहते हैं, और ये जो है तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स साल पहले जो कह लें कि जो डेवलप हुई, बिगिनिंग हुई मीसोजोइक पीरियड के अंदर, मगर इसके ज्यादातर जो रिलेटिव हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ यही मौजूद है। इसके अंदर टूथ का और जो स्कल का थोड़ा सा फर्क है। इसमें फर्क ये है कि इसमें ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें 2 रोज ऑफ टीथ होती हैं। ऊपर वाले जबड़े में कितने टीथ होते हैं, 2 रोज ऑफ टीथ होते हैं, जबकि निचले जबड़े में सिर्फ 1 रोज ऑफ जबड़ा, 1 रोज ऑफ टीथ होती है। तो और इन्हीं दांत 1 रोज ज्यादा है इसमें ऊपर वाले जबड़े, इसकी वजह से ये किसी भी जानवर का या परिंदे का सर उतार सकता है फौरी दांतों की वजह से, यानी कि काट खा सकते हैं। तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, और न्यूजीलैंड में कभी तो ये काफी ज्यादा थे, अब न्यूजीलैंड में काफी कम हो गए, यानी कि जो न्यूजीलैंड के दूर दराज के जो आइलैंड वगैरह उनमें पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड का जो मेन कंट्री है उसके साथ साथ नहीं पाए जाते। तो इसलिए भी हम न्यूजीलैंड ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसकी शिकार पे पाबंदी लगाए हुए, उसके लिए जुर्माने वगैरह करते हैं। वो भी पैरस ये अंडे देते हैं। लिविंग प्लेस की बात करें तो ये जो है जहाँ पे ये सी बर्ड्स वगैरह रहते हैं ना समंदर के साथ ही, वहाँ पे ये भी वहाँ पे ये बरो वगैरह में खुडे वगैरह जो कह लें कि उनके अंदर रहते हैं। तो ये खाता क्या है, ये सुबह सवेरे ये शाम को निकलता है अपनी खुड से, और ये कई सारे इंसेक्ट और छोटे वर्टिब्रेट्स को खाता है। अब ये देख लें कि ये तारा है, ये छोटा सा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, मगर दिखता उसी तरीके से है आपको जो क्रोकोडाइल की शक्ल में, मगर होता है ये छोटा सा है। ये देखें ये देखें एक बंदे ने हाथ पे उठा हुआ है, यानी कि स्मॉल सा है, बहुत बड़ा नहीं है वो क्रोकोडाइल की तरह का। अब फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है सैलामेंडर और लिजर्ड में। सैलामेंडर आप पीछे पढ़ के आए होंगे या फिर आप पढ़ रहे होंगे, वो जो एम्फीबियन वाला ऑर्डर है उसके अंदर क्लास है, तो ये एम्फीबियन है, ये जो है रेप्टाइल्स में, ये लिजर्ड ये एम्फीबियस है, ये इनके जो पिछली क्लास में बिलोंग करता है। ये ट्रस्टियल है, खुश्की में रहता है, ये पानी में और खुश्की दोनों में रहता है। इसमें मॉइस्ट स्किन होती है जैसे मेंढक वगैरह, उसी की नस्ल का है। इसमें रफ स्किन होती है। सैलामेंडर में 4 और 5 टोज होते हैं, सिर्फ टोज होते हैं, उनके ऊपर नेल नहीं होते, जबकि लिजर्ड में 5 फिंगर होती हैं और 5 ही टोज होती हैं। क्लॉज की बात करें तो इसमें क्लॉज जो है वो नहीं होते, ना तो फिंगर में वो ऊपर जो नेल वगैरह होते हैं ना, और वो क्लॉज या आगे नाखून से बने होते हैं, वो इसमें ना फिंगर में ना टोज में बिल्कुल नहीं होते।
इसके अंदर फिंगर में भी और टोज में दोनों में क्लॉज होते हैं ना, वो नेल से होते हैं। सैलामेंडर में जो लिम्ब जो है वो शॉर्ट होते हैं, इसलिए ये तेजी तेजी से भागते हैं जब उसे जल्दी में हो इसको डर लग जाए। लिजर्ड जो है ये इनके अंदर लिम्ब जो है वो बड़े बड़े होते हैं और वेल डेवलप होते हैं और क्रीप करते हैं, ऐसे क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। ये इसके अंदर आईज ओपनिंग नहीं होती, आईज वगैरह की ओपनिंग वगैरह, इसमें आईज की ओपनिंग मौजूद होती है। इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड जिसमें आईज की बैक साइड पर पाए जाते हैं। इनमें लिजर्ड में पैरोटिड ग्लैंड होते ही हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड होते क्या है, ये एक्चुअली स्किन के अंदर ग्लैंड होते हैं, ये जो आपको सराख सराख नजर आ रहे हैं ये स्किन ग्लैंड होते हैं। जब इसे खतरा होता है ना तो ये एक्सक्रीशन से पैदा करती है। तो एक्सक्रीशन का मतलब अपने प्रीडेटर को, अपने शिकारी को भगाना है कि वो उसको करे ना। ये एक्चुअली पॉइजन ग्लैंड, थोड़े से डेंजरस से ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये देखें टाइप ऑफ सैलामेंडर्स, ये इस ग्रुप से या इस क्लास से बिलोंग नहीं करते, ये एम्फीबियन है। ये सारी एम्फीबियन है, मुख्तलिफ नस्लों के आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें ये भी सैलामेंडर है, मॉइस्ट स्किन आपको नजर आ रही है। जबकि रेप्टाइल की आप देखें ये ड्राई स्किन होती है, खुश्क स्किन होती है। ये लिजर्ड है और ये आपको रख के देख लें मॉइस्ट स्किन, ये भी मॉइस्ट स्किन, ये ड्राई स्किन। लिजर्ड में का फर्क जो है। तो यहाँ तक आज कर लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक ये आप लेक्चर कल तक पढ़ के आइएगा ताकि आपको समझ आए।